So today we are studying introduction of environment and ecology. So environment means Paryavaran. The environment is defined as the surroundings or conditions in which an organism लाइव्स और ऑपरेट। द इन्वायरमेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स है यानी कि जो जीव है वो अपने सराउंडिंग मतलब आजू बाजू के वातावरण में और वो सिचुएशन है वहाँ पर वो कैसे जीवित है और कौन सी क्रियाएं करते हैं, हाउ दे ऑपरेट। द इन्वायरमेंट ब्रॉडली इंक्लूड्स लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। तो इस जो पर्यावरण है उसमें जैविक और अजैविक दोनों चीज़ें मौजूद है ऑर्गेनिजम्स के रूप में या चीज़ों के रूप में। सो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉन्स्टेंटली इंटरेक्टिंग विथ इट्स इन्वायरमेंट कंप्राइज्ड ऑफ एयर, लाइट, वाटर, लैंड और सबस्ट्रेटम एंड द वेरियस काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जो भी जीवित ऑर्गेनिजम्स है वो जो पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है, उसके साथ में परस्पर अपनी क्रियाएं कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, उसको वो प्रभावित कर रहा है या इन्वायरमेंट से वो प्रभावित हो रहा है। जैसे कि जो एयर के कारण, लाइट के कारण, जल के वाटर के कारण, लैंड जो सरफेस है अर्थ की, और सबस्ट्रेटम मीन्स सरफेस ऑन विच एन ऑर्गेनिज्म ग्रोज और इज अटैच्ड। मतलब एक जीव विकास की सतह कह सकते हैं आप। एंड वेरियस काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो पर्यावरण के साथ तो इंटरेक्शन हो ही रहा है, उसके साथ परस्पर क्रिया कर ही रहा है, और जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है अलग अलग प्रकार के, उनके साथ भी इंटरेक्शन कर रहा है। तो नेक्स्ट क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। तो पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं? अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग और फिजिकल। सेकेंड है बायोटिक, लिविंग, और थर्ड है एनर्जी कंपोनेंट्स। तो अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या है? मीन्स द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स। जो मतलब पृथ्वी पर जितने भी जो नॉन लिविंग वस्तु है, मतलब जो जिसमें जान नहीं है, जिसमें अजीवित वस्तु है, जो है जिसमें जीवन नहीं है, जो जिंदा नहीं है, तो उन एलिमेंट्स को हम अबायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल लैंड हो गया, वाटर हो गया, गैसेस है, विंड्स है, फायर है, ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण, सॉइल है, मिट्टी है। तो इनमें तो जान नहीं है ना, कोई नॉन लिविंग एलिमेंट्स है। सेकंड है बायोटिक कंपोनेंट, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो हमारा जो अर्थ है जहाँ पर जीवित पशु है, प्लांट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट, एनिमल किंगडम्स, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स की कई प्रजातियाँ हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म जीव जिन्हें बोलते हैं। तो इसे हम बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। और थर्ड वन है एनर्जी कंपोनेंट। तो द एनर्जी कंपोनेंट कंप्राइजेज बोथ सोलर एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी। तो सोलर एनर्जी मतलब ये जो एनर्जी कंपोनेंट है, जो एनवायरनमेंट का घटक है, ये जो है ना सोलर एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी का मिला जुला रूप है। तो सोलर एनर्जी मीन्स तो वही है जो सौर ऊर्जा जो सनलाइट से पृथ्वी पर आती है, और जो जियोथर्मल एनर्जी है, तो जियोथर्मल मीन्स रिलेटिंग टू द हीट इन इंटीरियर ऑफ अर्थ, मीन्स भूतापीय आप एनर्जी कह सकते हैं। जो पृथ्वी के जो इंटीरियर भाग में जो भूताप है, जो हीट है, उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है इकोलॉजी। इकोलॉजी मीन्स पारिस्थितिकी। Ecology is defined as the scientific study of the relationship of living organisms with each other and with their environment. तो इकोलॉजी की अगर वैज्ञानिक स्टडी के हिसाब से समझा जाए तो ये जीवित जीव है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जीवित ऑर्गेनिजम्स, उनका रिलेशन उनके ही जैसे ऑर्गेनिजम्स के साथ में, और उनका रिलेशन पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट के साथ में, जिसे हम इकोलॉजी कहते हैं। The term ecology was first coined by the German biologist Ernest Haeckel। ठीक है, तो जो जर्मन बायोलॉजिस्ट थे अर्नेस्ट हैकेल, उन्होंने सबसे पहले ये वर्ड इकोलॉजी को बताया था। इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। जो टू ग्रीक वर्ड्स है उससे ये इकोलॉजी बना है। जैसे ओइकोस का मीनिंग होता है होम, मतलब घर जहाँ पर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, और होम और एस्टेट। और सेकंड है लोगोस मीन्स स्टडी। तो जो
लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनका घर है उसकी स्टडी, तो उसे इकोलॉजी कहते हैं। The emphasis is on the relationship between organisms and the components of the environment, namely abiotic means non-living and biotic means living. So जो सबसे मेन जो जिस पे महत्व दिया गया है वो रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो जीव है और जो इन्वायरमेंट के घटक है, जिसमें अबायोटिक बायोटिक है, मतलब मेनली अबायोटिक और बायोटिक मतलब नॉन लिविंग और जो जीवित और अजीवित, इनके बीच में जो रिलेशनशिप है, इनका रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म के साथ में, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया। तो इकोलॉजी नॉट ओनली डील्स विद द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद देयर इन्वायरमेंट, but also with the study of population, communities, ecosystem, biomes and biosphere as a whole. तो इकोलॉजी जो है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म और जो इन्वायरमेंट का जो रिलेशनशिप है, जो दोनों के साथ में जो भौतिक रिलेशनशिप है या फिजिकल रिलेशनशिप है, उसको वो सिर्फ उसकी स्टडी नहीं कर रहा है, बल्कि ये उस इन्वायरमेंट में उस ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन की स्टडी कर रहा है कि कितने रेट से बढ़ रही है, कितने समय में बढ़ रही है, और उसमें और कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म से जिससे कम्युनिटी तैयार हो रही है, और जो इकोसिस्टम, फिर उन कम्युनिटी से भी इकोसिस्टम बन रहा है, और इकोसिस्टम के बाद में बायोम्स बन रहा है, और बायोम के बाद में बायोस्फीयर बन रहा है एज अ होल। जैसे कि ये देखिए लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे देखिए पहले इंडिविजुअल, मतलब एक प्लांट है और एक एनिमल है। फिर सेकंड जब उनकी पॉपुलेशन बढ़ी तो ये देखिए 2 हो गए, इनकी पॉपुलेशन बढ़ गई हिरन की। फिर उसके बाद में कम्युनिटी, कम्युनिटी में क्या हुआ, दूसरे जानवर भी आ गए, खरगोश, बैल, बंदर, तो ये सब और पॉपुलेशन बढ़ गई। फिर इसके बाद में क्या हुआ, इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम तैयार हुआ कि जो मतलब इनको जो इन पे डिपेंडेंट रहेंगे अपने फूड के लिए, तो ये से पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया। इकोसिस्टम में जैसे एटमॉस्फेयर पे रहने वाले और लैंड पे रहने वाले दोनों प्रकार के ऑर्गेनिजम्स आ गए। फिर इन सब से मिलकर बायोम बना जिसमें जो डोमिनेंस हो गया प्लांट्स और एनिमल्स का। और फिर बायोम के बाद में एक जीव मंडल बन गया, बायोस्फीयर, जीव मंडल, मतलब मीन्स जो सरफेस और एटमॉस्फेयर है अर्थ के, वहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं। इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल में क्या बोल रहा है कि द ऑर्गेनिज्म डेट हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ एक्टिंग और फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली इज़ नोन एज इंडिविजुअल। तो जो ऑर्गेनिज्म है, जो जीव है, जिसकी खुद की कैपेबिलिटी है कि वो परस्पर क्रिया है, जो भी कुछ एक्टिविटीज़ है उसके अंदर की, केमिकल फिजिकल रिएक्शन जो भी है, तो वो सब वो खुद ही कर सकता है। इट कैन बी एनिमल, बैक्टीरिया, फंगाई और प्लांट, जो सर्वाइवल की एक्टिविटी या अपने खुद इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन। It is defined as the group of organisms generally of same species occupying a defined in area a specific time। तो पॉपुलेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स है जब उनका ग्रुप बन जाता है, तो और वो भी ऑर्गेनिज्म जब वो सेम ऑर्गेनिज्म, मतलब जो सेम नस्ल के, सेम स्पीसीज़ के, जब उनकी संख्या बढ़ने लगती है, उनका नंबर ऑफ पॉपुलेशन बढ़ने लगती है, तो वो एक एरिया में उतनी जगह ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और एक रेट रहता है कि कितने समय में वो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, तो एट ए स्पेसिफिक टाइम, तो उसको हम पॉपुलेशन डिफाइन एज ए पॉपुलेशन बोल सकते हैं। और स्पीसीज इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स हुज मेंबर्स आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो जो स्पीसीज है, जो नस्ल है उस प्रजाति की, तो वो जब उसकी पॉपुलेशन जो ऑर्गेनिज्म है वो कैपेबल है इंटरब्रीडिंग करने के लिए, मीन्स ब्रीड एनिमल्स और प्लांट यूजिंग पेरेंट्स ऑफ डिफरेंट रेसेस एंड वेराइटी। तो सेम ब्रीड के एनिमल है लेकिन डिफरेंट रेसेस और डिफरेंट वेराइटी के हैं, आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। और जो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग मीन्स ऐसे मतलब बेबीज़ जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को सामने बढ़ा सकते हैं। तो उसमें जैसे एग्जांपल है टाइगर, लॉयन है, लोटस है, रोज़ है, आर द एग्जांपल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज़। तो ये अलग अलग स्पीसीज़ के हैं, अलग अलग नस्ल के हैं। तो एवरी स्पीसीज हैज़ अ साइंटिफिक नेम अंडरस्टूड बाय पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड।
तो जो जितने भी प्रजाति है जिनकी नस्लें हैं, तो उन सबके एक साइंटिफिक नेम्स है जिनको इंसानों ने नाम दिया है। तो जो जैसे ह्यूमन बींग्स है, तो ह्यूमन बींग्स को बिलोंग टू द स्पीसीज ऑफ होमोसेपियन, उनको जो मेडिसिनल नाम सॉरी साइंटिफिक नाम दिया है वो होमोसेपियन है। तो ओनली मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज कैन इंटरब्रीड टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो इन जो ह्यूमन से जब इंटरब्रीडिंग होगा तभी जो है ऐसे बेबीज पैदा होंगे जो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को सामने बढ़ा सकेंगे, मतलब वो भी फिर बेबीज कर सकेंगे फ्यूचर में। तो मतलब मीन्स इनका कहने का मतलब कि सेम ऑर्गेनिज्म ही से जब इंटरब्रीड होगा तो उससे जो ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे तो उनसे ही रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जारी रहेगी, नहीं तो वो फर्टाइल बच्चे पैदा नहीं होंगे। अगर किसी दूसरे नस्ल के अगर क्रॉस करके या इंटरब्रीड करके हम करते हैं तो उनसे फर्टाइल बच्चे पैदा नहीं होंगे। Every species has its own set of genetic characteristics that make it unique and different from other species। तो जितने भी प्रजाति है, जितने भी नस्ल है के ऑर्गेनिजम्स है, तो उनका खुद का जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि मतलब वो छोटे होंगे, बड़े होंगे, मोटे होंगे, पतले होंगे, लंबे पैर होंगे, लंबे हाथ होंगे, क्या हो मतलब बहुत सारी जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, बड़ी आंखें होंगी, छोटे आंखें होंगी, एक आंख होगी। और यही उनको नहीं क्या अलग बनाता है, यूनिक बनाता है, और दूसरे स्पीशीज से भी अलग बनाता है, क्योंकि हर स्पीशीज अलग दिखता है। जैसे काऊ है, डॉग है, तो दोनों अलग दिखते हैं ना, तो उनका जेनेटिक जो कैरेक्टरिस्टिक है वो अलग है। नेक्स्ट क्या है, कम्युनिटी। द इंटरेक्शन ऑफ ऑल द पॉपुलेशन लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया एट एनी स्पेसिफिक टाइम रिप्रेजेंट द कम्युनिटी। तो जब ये जो पॉपुलेशन बढ़ जाती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, और वो भी एक पर्टिकुलर एरिया में, जैसे अगर मछलियाँ हैं तो वाटर में उनकी तादाद बढ़ गई, तो एक स्पेसिफिक टाइम मतलब कुछ समय होगा जिसके जैसे 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में मतलब उनकी पॉपुलेशन इतनी हो गई, मतलब एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन हो गई, तो उस एरिया में तो वो एक रिप्रेजेंट करेगी एक कम्युनिटी को। So, for instance, when several population shares a common habitat and its resources, they interact among themselves and develop into a biotic community और सिंपली अ कम्युनिटी। सो उस कंडीशन में जब ये जो पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो एक ये कॉमन हैबिटेट को शेयर करती है, मतलब एक प्राकृतिक निवास स्थान बोल सकते हैं उसको, उसमें शेयर करती है, और रिसोर्सेज को भी शेयर करती है, क्योंकि वहाँ पर जो रिसोर्सेज हो गए उसी से उनका डेवलपमेंट हुआ है, और इन रिसोर्सेज की मदद से फिर वो एक दूसरे के, वही ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ में वो अपने मतलब अपने हैबिटेट में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, अपने पारस्परिक क्रिया करते हैं एक दूसरे के साथ में, और उससे क्या होता है, मीन्स उनकी जनरेशन बढ़ती जाती है। तो डेवलप मतलब ये क्या है, एक बायोटिक कम्युनिटी को डेवलप करते हैं, एक जैविक एक जीवित ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटी का डेवलपमेंट करते हैं। द कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोटिक कम्युनिटी इन एनी हैबिटेट डिपेंड्स ऑन द प्रीवेलेंस ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन इन दैट हैबिटेट एंड द इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड ऑफ स्पीशीज पॉपुलेशन। तो इस जैविक जो कम्युनिटी है, जो बायोटिक कम्युनिटी है, उसका जो संगठक है, जो उसका जो इंडिविजुअल पार्ट है, वो इस हैबिटेट में जो इन्वायरमेंट जो पर्यावरण की जो कंडीशंस है, जब इन्वायरमेंटल कंडीशन का प्रसार हुआ, मतलब जब फैला, तो उस पर इसका हैबिटेट डिपेंड करता है, उसका निवास स्थान इस पर डिपेंड करता है, और इससे ही इसी इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण उसमें जो है इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड मीन्स पारिस्थितिकी, इकोलॉजिकली जो उनकी जो पॉपुलेशन डेवलप हुई है वो इसी इन्वायरमेंटल कंडीशन के फेवरेबल होने पर हुई है। तो देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट द क्लाइमेट एंड अदर बायोटिक एंड अबायोटिक कंडीशन ऑफ अ हैबिटेट डिटरमाइंस द टाइप ऑफ कम्युनिटी विच सर्वाइव्स एंड डेवलप्स। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो क्लाइमेट है और जो बाकी की जो बायोटिक और अबायोटिक कंडीशन है, मतलब जो जैविक कंडीशन है और जो अजैविक कंडीशन है, तो जो उनके प्राकृतिक निवास स्थान में मतलब हैबिटेट में, तो वही डिसाइड करते हैं कि कौन सी कम्युनिटी, किस ऑर्गेनिज्म की कम्युनिटी वहाँ पर जीवित रह सकती है और खुद को डेवलप कर सकती है। द कम्युनिटीज आर ऑफ टू टाइप। तो 2 प्रकार की कम्युनिटीज़ होती है, एक है मेजर कम्युनिटी और एक है माइनर कम्युनिटी। तो मेजर कम्युनिटी मीन्स डिपेंड्स ओनली ऑन द एनर्जी फ्रॉम द सन
तो ये जो कम्युनिटी है सिर्फ सूरज की जो रोशनी सौर्य ऊर्जा है उस पर डिपेंड करती है। हेंस आर इंडिपेंडेंट यूनिट। तो ये क्या होगा, ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, ये अपना खाना खुद बना सकती है, अपना सर्वाइवल खुद कर सकती है। फॉर एग्जांपल ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मीन्स उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो ये जो है, ये जो फॉरेस्ट है, ये साल भर जो है सौर्य की ऊर्जा पर, सनलाइट से, अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से खाना बनाते हैं। माइनर कम्युनिटी तो डिपेंड्स ऑन द नेबरिंग कम्युनिटीज एंड ऑफन रेफर्ड एज सोसाइटीज। तो ये जो है ना, ये जो कम्युनिटी है ऑर्गेनिजम्स की, ये अपने जो नेबरिंग जो दूसरी जो ऑर्गेनिजम्स है उन पर डिपेंड रहते हैं, वो उनका खाना होते हैं असल में। तो इन जो नेबर ऑर्गेनिजम्स और ये जो ऑर्गेनिजम्स जो इस पर फीड कर रहा है, इनको अगर मिला दे तो एक सोसाइटी फॉर्म कर देते हैं ये, क्योंकि डिपेंडेंट हो जाते हैं उन पर। हैंस आर नॉट इंडिपेंडेंट यूनिट्स। तो इनको हम इंडिपेंडेंट यूनिट्स नहीं कह सकते, ये डिपेंडेंट यूनिट्स हो गए। तो जैसे एग्जांपल फंगी डिकम्पोजिंग अ वुडन लॉग। तो फंगी जो है ना, वो लकड़ी के जो पेड़ होते हैं या जो लकड़ी के टुकड़े होते हैं उनके ऊपर ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। तो वो उनका मतलब डिपेंड हो जाता है कि वो उन्हीं के ऊपर सर्वाइव कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ द कम्युनिटी, तो कम्युनिटी का ढांचा कैसा, किस प्रकार का है। The term structure denotes the characteristic pattern of the community which is reflected in the role played by the various populations, their ranges and the type of area they inhabit। जो कम्युनिटी है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न जो है, मीन्स विशेष डिजाइन वाला है, जो जिससे ढांचा जिसको हम बोल रहे हैं, तो वो उस कम्युनिटी को इस तरह से दिखा रहा है कि एक एरिया की बात कर रहा है जहाँ पर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशंस है जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, और उनकी रेंज कितनी है, मीन्स उनकी जो ऑर्गेनिज्म जिस पे फीड कर रहा है तो उसकी पॉपुलेशन कितनी है, उसके लिए सर्वाइवल के लिए, उस कम्युनिटी के सर्वाइवल के लिए दूसरी कम्युनिटी जो है जो उसका खाना है वो उतनी तादाद में है क्या, तो और उस एरिया में वो सर्वाइवल हो कर रहे हैं क्या, वो उनके और उन ऑर्गेनिजम्स को वहाँ उस एरिया में जीवित रहने के लिए उतने रिसोर्सेज है क्या। तो द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज इन द कम्युनिटी एंड द स्पेक्ट्रम ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन देम। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा, जब तक वहाँ पे डाइवर्सिटी होगी तभी तक। मतलब स्पीसीज़ में अगर डिफरेंट प्रकार की डाइवर्सिटी होगी तो वो जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स है वो उन पर फीड कर पाएंगे, उनको ऑप्शंस मिल जाएंगे फूड रिसोर्सेज के लिए। डिफरेंट कम्युनिटीज़ होगी, वेरियस कम्युनिटी, इनके बीच में जो है पारस्परिक क्रिया हो पाएगी, इंटरेक्शन हो पाएगा एक दूसरे के सर्वाइवल के लिए। So environmental factors play a prime role in determining characteristic and patterns of organization of the members in the community। जो पर्यावरण का घटक है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल इसमें प्ले करते हैं कि उनकी विशेषता उनकी विशेषता कैसी होगी। तो जो इन्वायरमेंट है वो इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है कि किस प्रकार की उसकी विशेषता होगी, कैसे प्रकार के ऑर्गेनिजम्स होंगे, जो किस प्रकार के ऑर्गेनिजम्स होंगे जो एक दूसरे को फीड कर सके। तो इन्वायरमेंट का इस पर बहुत मीन्स तगड़ा असर है, क्योंकि जैसे जो शेर है, अगर वो हिरन पर, अगर हिरन उसका खाना है तो हिरन के लिए घास चाहिए, हरी हरी पत्तियाँ चाहिए, तो वो उसका अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर इन्वायरमेंट समझ लीजिए सूखा पड़ गया तो जो हिरन होगा उसको तो घास मिलेगी नहीं खाने के लिए, तो वो तो वैसे ही मर जाएगा। तो ये लॉयन कहाँ से खा पाएगा, तो पूरी चेन बिगड़ जाएगी। तो इन्वायरमेंट का बहुत इस पर बहुत असर है। इकोसिस्टम, एन इकोसिस्टम कैन बी विजुअलाइज्ड एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। तो इकोसिस्टम जो है वो अगर हम उसको देखें तो एक व्यवहारिक यूनिट है प्रकृति का, वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट अमंग देमसेल्फ, जहाँ पर ऑर्गेनिजम्स जो है, जीवित ऑर्गेनिज्म, वो एक दूसरे के बीच में परस्पर क्रिया करते हैं, और ऑल्सो विद द सराउंडिंग फिजिकल इन्वायरमेंट, और वो जो जिस वातावरण में रह रहे हैं उसके साथ भी वो परस्पर क्रिया करते हैं, और उसका इफेक्ट उनके सर्वाइवल पे, उनके जीवन पर पड़ता है। तो इकोसिस्टम वेरीज ग्रेटली इन साइज फ्रॉम अ स्मॉल पॉन्ड टू अ लार्जेस्ट फॉरेस्ट और सी।
तो इकोसिस्टम कई प्रकार के हो सकते हैं, छोटे बड़े। जैसे कि एक छोटा तालाब हो गया, वहाँ का इकोसिस्टम अलग होगा, वहाँ पे कुछ प्रकार के ऑर्गेनिजम्स होंगे। एक बड़े से फॉरेस्ट में कई प्रकार के पक्षी होंगे, कई प्रकार के जानवर होंगे, कई प्रकार के कीड़े मकोड़े होंगे। और जो सी है, समुद्र है, वहाँ पे कई प्रकार की बड़ी बड़ी मछलियाँ होंगी, क्योंकि वो बड़ा सी है। तो वहाँ पे जब तालाब में तो हम नहीं बोल सकती वेल मछली रहेगी, सी में ही रह सकती है वेल मछली, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ा एरिया है। तो उस प्रकार के ऑर्गेनिज्म वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, बायोम्स। अ मेजर इकोलॉजिकल कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स अडॉप्टेड टू अ पर्टिकुलर क्लाइमेट और इन्वायरमेंटल कंडीशन ऑन अ लार्ज जोग्राफिक एरिया इन विच दे ऑकर। पारिस्थितिकीय जो समूह है, जो जीवित ऑर्गेनिजम्स का, वो एक पर्टिकुलर क्लाइमेट में अडेप्ट हो जाती है। मतलब उसको उसके हिसाब से वो एडजस्ट कर लेती है उस क्लाइमेट के हिसाब से। और जो इन्वायरमेंटल कंडीशन वहाँ पर होती है, एकदम एक लार्ज एरिया में, एक लार्ज भूगोलिक भाग में, जहाँ पर वो सरवाइव कर सके। तो बायोम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू, तो यहाँ पे 3 टाइप्स है। जैसे पहला है टेरेस्ट्रियल बायोम्स और लैंड बायोम्स। तो टेरेस्ट्रियल बायोम्स मीन्स जो अर्थ सरफेस की बात कर रहा है, जैसे टुंड्रा एक रीजन है, टाइगा है, ये बड़े बड़े एरियाज है। ग्रासलैंड्स है, सवानाज है, डेजर्ट है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। तो ये बहुत बड़े बड़े एरिया है जहाँ जो वहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो पर्टिकुलर उन्होंने उस क्लाइमेट के हिसाब से अपने आप को ढाला हुआ है। फ्रेश वाटर बायोम्स है, जैसे फ्रेश वाटर बायोम्स में लार्ज लेक, जैसे बड़े जो झील बोल सकते हैं, पोलार फ्रेश वाटर, जो ध्रुव, जो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव के पास में जितने बर्फ़ के पहाड़ है, वहाँ पे जो फ्रेश वाटर है। और ट्रॉपिकल कोस्टल रिवर्स, मानसून वाली रिवर्स हम कह सकते हैं, इन पर डिपेंड रहता है ये। और रिवर डेल्टास, जो रिवर के कारण कोस्टल एरिया में जो डेल्टास बन जाते हैं, वहाँ का फ्रेश वाटर की बात कर रहा है। थर्ड है मैरीन बायोम्स, मतलब जो समुद्र का जो इलाका है, तो उसमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ, महाद्वीप है, वहाँ पे जो महाद्वीप के पास में जो जल सीमा होती है उसकी बात कर रहा है। और ट्रॉपिकल कोरल मीन्स रीफ टेकन टुगेदर कवर जस्ट 1% ऑफ द ओशन, सिर्फ 1% ओशन का ये कवर करता है। और बट दे आर द होम टू द क्वार्टर ऑफ ऑल द मैरीन ऑर्गेनिज्म, ये मैरीन ऑर्गेनिज्म के समझ लीजिए क्वार्टर है, रहने के हाउस है उनका। और केल्प फॉरेस्ट, ये जो है अंडर वाटर एरियाज है विथ हाई डेंसिटी ऑफ ओशनिक प्लांट्स और ग्रास। जितने भी समुद्र के अंदर प्लांट है और ग्रास है जो फैले हुए हैं, उसको केल्प फॉरेस्ट बोलते हैं, जो भी हाई डेंसिटी में है, वो भी अंडर वाटर। बेनेथिक जोन मीन्स लोएस्ट जो है इकोलॉजिकल जोन इन अ वाटर बॉडी, मतलब जो एकदम अगर डीप में जाएंगे तो जो वाटर ओशन की सरफेस पे, तो वहाँ पे जो जीवन है वहाँ पे जो, उसे हम बेनेथिक जोन उस एरिया को कह सकते हैं। पेलाजिक जोन, पेलाजिक जोन मीन्स ओपन एंड फ्री वाटर्स in the body of ocean that stretch between ocean surface and ocean bottom and are not too close to some boundary like a shore or sea floor। मतलब एक ऐसा एरिया ना वो किसी के महाद्वीप के कॉन्टिनेंटल के सीमा के पास में हो, या ना किसी वाटर बॉडी के सीमा के पास में हो, वो ना सरफेस के पास है सरफेस, और जो डीप ओशन की जो सरफेस है उनके बीच का एरिया बोल रहा है, जहाँ पर कोई बाउंड्री नहीं है, सिर्फ वाटर ही वाटर है। बायोस्फीयर, it is a narrow zone of the earth where lithosphere, hydrosphere and atmosphere interact with each other to support life। तो ये जो है एक सीमित एरिया है जहाँ पर लिथोस्फीयर मीन्स जो लैंड सरफेस है, हाइड्रोस्फीयर मीन्स जो ओशनिक आप बोल सकते हैं, और एटमॉस्फेयर जो मतलब जो वातावरण, जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं वातावरण में, तो ये दोनों का जो, इन तीनों का जब इंट्रैक्शन होता है एक दूसरे के साथ में, तो ये जीवन को सपोर्ट करते हैं, जीवित ऑर्गेनिजम्स के लिए लिविंग कंडीशंस बनाते हैं। तो द प्लांट एंड द एनिमल किंगडम बोथ कंप्राइजेज द बायोस्फीयर। तो इसमें जो प्लांट और एनिमल की जो जितनी प्रजातियां और नस्ल है वो इसमें आती है, इसमें रहती है बायोस्फीयर में।
नेक्स्ट है इकोलॉजिकल नीश, द फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्पीशीज इन इट्स हैबिटेट आर रेफर्ड एज नीश इन दैट कॉमन हैबिटेट। तो जो व्यवहारिक जो विशेषताएं हैं स्पीशीज की, जो प्रजाति है या नस्ल है अपने हैबिटेट में, मीन्स अपने जो प्राकृतिक निवास स्थान में, उनको हम नीश कहते हैं, और वो भी अपने कॉमन हैबिटेट में, जो अपने प्राकृतिक निवास स्थान में उन स्पीशीज के। तो hence the niche is the set of biotic and abiotic condition in which a species is able to persist and maintain stable population sizes। niche है, ये एक सेट है जैविक और अजैविक कंडीशंस के लिए का सेट है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो स्पीशीज है वो उस इन कंडीशंस के द्वारा कंटिन्यू अपने आप को सर्वाइव करती है उस कंडीशन में, और एक जो स्टेबल पॉपुलेशन होता है उतनी वो बना के रखती है। वो ऑर्गेनिज्म उतनी पॉपुलेशन को बनाए रखता है जो उस बायोटिक और अबायोटिक कंडीशन में जो रिसोर्सेज उन्हें मिल रहे हैं उसके हेल्प से वो उतनी पॉपुलेशन बना कर रखते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ निश क्या है? तो हैबिटेट ऑफ अ स्पीशीज इज लाइक इट्स एड्रेस। तो जो प्राकृतिक निवास स्थान है किसी भी प्रजाति का या स्पीशीज का, तो वो उसका असल में क्या है, वो उसका एड्रेस है। अब मछली है, मछली का एड्रेस क्या होगा? जल, पानी। तो वेयर इट लिव्स, ठीक है ना। तो वेयर एज नीश कैन बी थॉट ऑफ एज इट्स प्रोफेशन। इसको हम एक तरह से बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म को वो प्रोफेशन है, हम प्रोफेशन की तरह उसको सोच सकते हैं नीश को। तो डेट इज एक्टिविटीज एंड रिस्पॉन्सेज स्पेसिफिक टू द स्पीशीज। तो उस जो स्पीशीज है उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है और जो रिस्पॉन्स है टू अदर स्पीशीज और इन दैट हैबिटेट, तो उसे हम नीश कह सकते हैं। तो द टर्म नीश मीन्स द सम ऑफ ऑल द एक्टिविटीज एंड रिलेशनशिप्स ऑफ अ स्पीशीज बाय विच इट यूजेज द रिसोर्सेज इन इट्स हैबिटेट फॉर इट्स सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। जो एक्टिविटीज़ जो भी स्पीशीज कर रहा है, जो रिलेशनशिप बना रहा है अदर स्पीशीज के साथ में या उस अपने इन्वायरमेंट के साथ में, तो वो भी रिसोर्सेज का यूज़ करके अपने प्राकृतिक स्थान में, मीन्स हैबिटेट में, अपने सर्वाइवल के लिए और नेक्स्ट जनरेशन के रिप्रोडक्शन के लिए, उसे हम नीश कह सकते हैं। तो अ नीश इज यूनिक टू अ स्पीशीज। तो हर स्पीशीज का है कि यूनिक नीश होता है, एक अलग मतलब इन्वायरमेंट होता है जिसमें वो सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन करता है। तो वाइल मैनी स्पीशीज शेयर द हैबिटेट, तो इसमें क्या होता है, कई सारी जो स्पीशीज होती है, कई सारी जो प्रजाति होती है, नस्ल होती है, वो इसी हैबिटेट को, एक ही प्राकृतिक निवास स्थान को शेयर भी करती है। तो नो टू स्पीशीज इन अ हैबिटेट कैन हैव द सेम निश। अब जो स्पीशीज है वो एक ही प्राकृतिक स्थान में उनका सेम निश कभी नहीं हो सकता, ठीक है। दिस इज बिकॉज if two species occupies the same niche they will compete with one another until one is displaced। तो अगर ऐसी कंडीशन आ गई कि हैबिटेट में, एक ही प्राकृतिक निवास स्थान में दो अलग स्पीसीज, उनका अगर सेम ही निश है, सेम ही रिसोर्सेज है सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए, तो क्या होगा, वो कॉम्पीट करेंगे, लड़ाई होगी उनकी उस रिसोर्सेज के लिए, और ये तब तक होगा लड़ाई जब तक एक प्रजाति पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स मे बी पेस्ट ऑफ सेम प्लांट बट दे कैन को एग्जिस्ट फीड ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम प्लांट। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे लार्ज नंबर ऑफ जो डिफरेंट स्पीशीज है इंसेक्ट्स की, तो उसमें जो जैसे उसमें पेस्ट है, विनाशकारी जिसे कीट कहते हैं, तो वो समझ लीजिए किसी सेम प्लांट पर डिफरेंट प्रकार के जो पेस्ट है, डिफरेंट प्रकार के जो विनाशकारी कीट है, वो अगर सेम प्लांट पे अगर फीड करते हैं अपने फूड के लिए, तो सारी प्रजातियां सर्वाइवल कर सकती है अपना। कैसे? जो प्लांट पर, जो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स, जैसे लीव्स है, कोई लीव्स पे जाके बैठ जाएगी कोई प्रजाति, कोई फीड करेगी उसके फ्रूट्स को, कोई प्रजाति फीड करेगी प्लांट के रूट पर, कोई जो पेस्ट है वो बैठ जाएंगे स्टेम पर। तो जो प्लांट्स के अलग अलग जो पार्ट्स है उस पर वो फीड कर सकते हैं। तो अनदर एग्जांपल इज़ द वेजिटेशन ऑफ द फॉरेस्ट। तो एक अलग एग्जांपल जैसे हम दे सकते हैं वेजिटेशन है फॉरेस्ट में, जैसे जो अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं फॉरेस्ट में, कई प्रकार के हैं।
So the forest can support a large number of plant species as they occupy different niches. तो जो फॉरेस्ट है उसमें तो बहुत ज़्यादा प्रकार के प्लांट स्पीशीज होती है, बहुत प्रकार के प्लांट स्पीशीज होती है, तो वो डिफरेंट टाइप के ऐसे निशेस बना सकता है फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर रिप्रोडक्शन. तो द टॉल ट्रीज, जैसे कि टॉल ट्रीज है, बड़े बड़े ट्रीज, कुछ छोटे ट्रीज है, श्रब्स है, बुशेज है, ग्रासेस है, ये जो टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बता रहा है वो प्लांट्स के किंगडम में आते हैं. तो आर ऑल द पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. तो इतने प्रकार के जो स्पीशीज रहती है प्लांट्स की, तो ये फॉरेस्ट का पार्ट्स है. तो बट बिकॉज ऑफ वेरिंग हाइट एज दे डिफर इन रिक्वायरमेंट फॉर द सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स एंड सो कैन सर्वाइव टुगेदर. अब ये इतने प्रकार के अलग अलग प्रकार के प्लांट्स है जो फॉरेस्ट में हैं, तो इनकी हाइट डिफरेंट होने के कारण उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है सनलाइट की वो भी अलग अलग होती है. तो उस और न्यूट्रिएंट्स भी फिर उससे जो न्यूट्रिएंट्स में भी मतलब डिफरेंस रहेगा कि कितना वो, जितना प्लांट की टॉल होगा या जितना छोटा होगा, जिस प्रकार की उसकी ज़रूरत होगी उसी उतना ही वो न्यूट्रिएंट्स लेगा, तो वो सर्वाइव कर सकते हैं एक साथ. टाइप्स ऑफ निश, अभी इनके टाइप्स क्या है. तो हैबिटेट निश एक होता है. हैबिटेट निश मतलब अपने जो प्राकृतिक स्थान वाला में जो कंडीशंस है उसके ऊपर है. प्लेसेस वेयर स्पीशीज लिव, जहाँ पर स्पीशीज लिव करती है, क्या वहाँ पे वो रिसोर्सेस और रिप्रोडक्शन की कंडीशन अवेलेबल है. दूसरा है फूड निश. तो फूड निश में क्या है, व्हाट स्पीशीज ईट और डिकम्पोज एंड हुम इट कॉम्पीट्स विथ. तो जो स्पीशीज है वो क्या खाती है या किस चीज़ को वो डिकम्पोज कर रही है, मीन्स डिसॉल्व कर रही है, ब्रेकिंग कर रही है अपने फूड के लिए, या अपघटित कर रही है. तो और उनको इसके लिए किससे लड़ना पड़ेगा, क्या क्या कंडीशन होगी उस फूड पर फीड करने के लिए, उन्हें किन दूसरे स्पीशीज से कॉम्पीट करना होगा. तो फिर क्या है रिप्रोडक्टिव निश, मतलब रिप्रोडक्शन के लिए कंडीशन है क्या फेवरेबल. तो व्हेन एंड हाउ स्पीशीज रिप्रोड्यूस, तो वो कब और कैसे वो स्पीशीज रिप्रोड्यूस कर पाएगी, जब तक वो कंडीशन नहीं होगी, वो वैसा इन्वायरमेंट नहीं होगा, जब तक वो रिसोर्सेज ही नहीं मिलेंगे तो वो रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता है. फिजिकल एंड केमिकल निश. तो फिजिकल जैसे जो भौतिक और रासायनिक निश की बात कर रहा है. लैंडस्केप मीन्स द नेचुरल और आर्टिफिशियल फीचर्स ऑफ सॉलिड सरफेस ऑफ अर्थ. हम अर्थ पर जितने भी सरफेस पे जितने भी लैंडस्केप देखते हैं ऊबड़ खाबड़, उसकी बात कर रहा है. और जो स्लोप है, जो अर्थ पर ढलान पार्ट होता है, और जो रेनफॉल है, रेनफॉल में मतलब जो बारिश होती है तो उसके हिसाब से बता रहा है कि वो कैसी कंडीशन हो जाती है, कैसी कंडीशन होती है नीच के लिए. और ह्यूमिडिटी, अगर जैसे इन्वायरमेंट में अगर ह्यूमिडिटी बढ़ जाए या कम हो जाए तो ये भी नीच पर बहुत इफेक्ट डालती है कि वो तब उसमें डिफरेंट प्रकार के ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. अब देखिए जो इकोलॉजिकल नीच है ऑफ ह्यूमन बींग के लिए जो कंडीशंस है, तो ये देखिए ये है हमारा ह्यूमन बींग, छोटा सा. अनलाइक अदर स्पीसीज ह्यूमन हैव डेवलप्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी, मीन्स वो किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन में खुद को एडजस्ट कर सकता है बाकी स्पीसीज के कंपैरिजन में, उस पर इन्वायरमेंटल का उतना असर नहीं पड़ता है. और ह्यूमंस हैव आल्सो एक्सपांडेड द डायमेंशन ऑफ देयर रियलाइज्ड नीश बाय मैनेजिंग द इंटेंसिटी ऑफ देयर इंटरेक्शन विद द अदर स्पीसीज. तो वो ह्यूमन कैन कंट्रोल मीन्स इस कॉम्पिटिटर, प्रीडेटर्स, पैरासाइट्स और डिसीजेस को कंट्रोल कर सकता है. Human also manage the ecological constant of their mutualistic plants and animals such as जैसे agriculture cows है, pigs है, chickens है और plant crops है. तो ह्यूमंस ने क्या किया है कि अपने जो फूड रिसोर्सेज है उसको डेवलप किया है. और इसके कारण ही जो है ह्यूमन अपनी कम्युनिटी, अपनी पॉपुलेशन को बहुत हद तक बढ़ा पाया है पूरे वर्ल्ड में. जैसे अगर हम मार्च 2022 की बात करें तो 7.9 बिलियन पॉपुलेशन है ह्यूमन की. तो ह्यूमन ने अपने रिसोर्सेज बढ़ाए, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया और आज वो नंबर में सबसे ज़्यादा है सारी स्पीशीज़ में पूरे वर्ल्ड में. The habitat plus the niche is called the
टॉप जो हैबिटेट है, जो प्राकृतिक निवास स्थान है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, एंड जो नीश है जो फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कर रहा है रिप्रोडक्शन और सर्वाइवल के लिए, तो इनका जब अगर हम उनको प्लस कर दे तो एक इकोटॉप एक टर्म बनता है विच इज़ डिफाइंड एज द फुल रेंज of environment and biological variables affecting an entire species। ये डिफाइन कर रहा है कि जो इन्वायरमेंटल जो कंडीशन होगी और जो पर्यावरण की जो कंडीशन होगी और जो जैविक कंडीशन होगी, बायोलॉजिकल कंडीशन जो कि प्रभावित करेंगी एंटायर स्पीसीज को हम इकोटॉप बोल रहे हैं। जितने भी पर्यावरण और जैविक जो वस्तुएं होंगी जो कि अफेक्ट करेंगी स्पीसीज के सर्वाइवर के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए इन अ फुल रेंज, मतलब पूरी तरीके से, तो हम उसको तब इकोटॉप टर्म दे सकते हैं।